चौविष्ठाणा ग्रंथ जो कि आचार्य श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती जी द्वारा रचित गौमट्टसार जीवकांड ग्रंथ पर आधारित है। ऐसे चौविष्ठाणा ग्रंथ में हम लोग आज तीसरी मार्गणा काय मार्गणा के बारे में समझने के लिए बैठे हुए हैं। तो समझते सबसे पहले काय मार्गणा को। काय की परिभाषा, काय किसे कहते हैं? तो जीव की प्रवृत्ति द्वारा संचित किए गए उद्गल पिंड को काय कहते हैं। काय के 6 भेद हैं। पहला पृथ्वी काय, दूसरा जल काय, तीसरा अग्नि काय, चौथा वायु काय, पांचवा वनस्पति काय और छठवा तृष काय। इस प्रकार से काय के 6 भेद यहाँ पर गिनाए गए। काय की अपेक्षा जीवों की खोज करना या परिचय करना ये काय मार्गणा कहलाता है। इस प्रकार से हम लोगों ने काय किसे कहते हैं और कितने भेद होते हैं और मार्गणा की परिभाषा को समझा। अब हम लोग एक एक भेद की परिभाषा को समझते हैं। जो जीव पृथ्वी को ही अपना शरीर बनाते हैं उन्हें पृथ्वी का एक जीव कहते हैं। जैसे हीरे, सोना, चांदी, मिट्टी, कंकड़, पत्थर इत्यादि ये सभी जीव कहलाते हैं पृथ्वी का एक, पहाड़ वगैरह ये सब। फिर हम लोग समझते हैं कि जल काय किसे कहते हैं। तो जो जीव जल को ही अपना शरीर बनाते हैं उन्हें जल कायक जीव कहते हैं। जैसे जल है, बर्फ है, ओले हैं, बारिश है इत्यादि। जो भी समुद्रों का जल है, नदियों का जल है, समुद्रों का जल है, सरोवरों का जल, ये सभी जल कायक जीवों के अंतर्गत आता है। अब हम लोग समझते हैं अग्निकाय के बारे में कि अग्निकाय किसे कहते हैं। तो जो जीव अग्नि को ही अपना शरीर बनाते हैं उन्हें अग्निकायक जीव कहते हैं। जैसे आग है, अंगारे हैं, लाइट है, बिजली है आदि जो भी जलती हैं वो सब प्रकाश करने वाले जीवों में अग्निकायक जीव पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम लोग अब समझते हैं वायुकायक के बारे में। वायुकायक किसे कहते हैं? जो जीव वायु को ही अपना शरीर बनाते हैं उन्हें वायुकायक जीव कहते हैं। जैसे हवा, आंधी, तूफान और अपन लोग जो कूलर, एसी या फैन आदि में बैठते हैं वो सब भी वायुकायक जीव होते हैं। अब समझते हैं वनस्पति काय के बारे में। वनस्पति काय किसे कहते हैं? तो जो जीव वनस्पति को अपना शरीर बनाते हैं उन्हें वनस्पति काय जीव कहते हैं। जैसे पेड़, पौधे, फल, सब्जी, घास इत्यादि ये सब कहलाते हैं वनस्पति कायिक। तो हम लोग जितने भी देख रहे हैं ये घास फूस दिखाई दे रही है या पेड़ पौधे खड़े हुए हैं या हमारे घरों में सब्जियां आती हैं, लौकी, गिलकी, टमाटर इत्यादि, ये सभी वनस्पति कायिक में ही आते हैं। जितनी भी हरियाली हमें दिखाई दे रही है वो चाहे घास हो, पेड़ हों, पौधे हों इत्यादि, ये सभी हरी पेड़ पौधे ये सब वनस्पति कायिक के अंतर्गत ही हमें लेना चाहिए। अब समझते हैं तृष कायिक के बारे में। तो 2 इंद्री से लेके 5 इंद्री तक के सभी जीव तृष कायिक कहलाते हैं। जैसे केचुआ 2 इंद्री में आ जाता है, चींटी 3 इंद्री में आ जाती है, मक्खी 4 इंद्री में आ जाता है, हाथी, घोड़ा आदि त्रियंच जो हमें दिखाई दे रहे हैं 4 पैर वाले वे सभी भी तृष कहलाते हैं। साथ ही साथ में देव हैं, नारकी हैं, मनुष्य हैं, ये सब भी नियम से तृष ही होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर विशेष रूप से ये समझना है कि 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और असंगी 5 इंद्री ये सब तृष तो हैं ही, पर ये सभी त्रियंच गति के ही जीव कहलाते हैं। ये भेद और किसी गति में नहीं पाए जाते, जैसे मनुष्य गति में या देव गति में या नरक गति में 2 इंद्री, 3 इंद्री आदि 4 इंद्री, असंगी पंची ये सब भेद त्रियंच गति में ही पाए जाते हैं। ये विशेष रूप से हमें याद रखना है। अब हम लोग समझते हैं गुण स्थानों को। पृथ्वी कायिक से वनस्पति कायिक तक के 5 स्थावर जीव जो हैं इन सबका गुणस्थान पहला ही होता है मिथ्यात्व गुणस्थान। और तृष कायिक का गुणस्थान 1 से 14 होते हैं। तो 1 से 14 तृष के हम कैसे समझेंगे? तो यहाँ पर 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी 5 इंद्री, देव, नारकी और त्रियंचों की अपेक्षा से हमें 1 से 14 नहीं लगाना है। मात्र मनुष्य भी तृष कहलाता है, उसकी अपेक्षा से हमें यहाँ पर 1 से 14 गुणस्थान लेना चाहिए। इस प्रकार से हमने यहाँ पर कायिक के 6 भेद समझे और उनके गुणस्थानों को समझा। अब हम लोग समझते हैं
यहाँ पर पृथ्वी, कायक आदि जो 5 स्थावर हैं, इनके 4 वेद और भी अन्य ग्रंथों में बताए गए हैं, किंतु यहाँ पर 24 ठाणा से ये विषय संबंधित नहीं है। ये तो जानकारी के लिए यहाँ पर 4 वेद बता दिए जा रहे हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे हम लोग पृथ्वी कायक को ले लेते हैं। उसके 4 वेद किस प्रकार से हैं? तो पहला पृथ्वी कायक, दूसरा पृथ्वी काय, तीसरा पृथ्वी जीव और चौथा सामान्य पृथ्वी। अब इनके हम लोग डेफिनेशन को, परिभाषाओं को अच्छे से समझ लेते हैं। पहला है पृथ्वी कायक। तो जहाँ पर कायक शब्द जुड़ा है वहाँ से हमें समझना चाहिए कि जीव सहित पृथ्वी या जीव सहित वनस्पति, जहाँ भी कायक शब्द जुड़ा हो वहाँ पर जीव सहित लेना चाहिए। जैसे पृथ्वी कायक है तो जीव सहित पृथ्वी, जल कायक है तो जल सहित पृथ्वी, अग्नि कायक लिखा है तो अग्नि जीव सहित अग्नि, वायु कायक लिखा है तो जीव सहित वायु, वैसे ही वनस्पति कायक लिखा है तो जीव सहित वनस्पति। तो हम लोग यहाँ पर समझ रहे हैं पृथ्वी कायक का पहला वेद पृथ्वी कायक। तो पृथ्वी कायक मतलब जो पृथ्वी जीव सहित होती है उसे पृथ्वी कायक कहते हैं। अब दूसरा वेद है पृथ्वी काय। तो पहला वेद था कायक, दूसरा है काय। तो वहाँ से इकन प्रत्यय हट गया है, यहाँ पर काय मात्र बचा है। तो काय शब्द जहाँ भी मिलता है वहाँ पर अकेला शरीर, मतलब कि जीव रहित पृथ्वी हो गई है, अब काय बचा है। जैसे अपन लोग मान लीजिए किसी जीव की मृत्यु हो जाती है, किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो वह क्या कहते हैं, पृथ्वी अब मनुष्य की काया पड़ी रह गई है। तो वैसे ही जहाँ पर पृथ्वी में से जीव चला गया है और मात्र सामान्य से काय बची है उसकी, तो अब हम कहेंगे उसको पृथ्वी काय, अर्थात जीव रहित पृथ्वी को पृथ्वी काय कहेंगे या कहते हैं। तीसरा वेद क्या है? पृथ्वी जीव। तो पृथ्वी में जन्म लेने जा रहा ऐसा विग्रह गति में स्थित जीव को पृथ्वी जीव कहते हैं। यहाँ से समझ सकते हैं हम लोग कि जब भी कोई जीव एक गति से मरण करके दूसरी गति में जाता है और दूसरी गति में जब तक यहाँ से तो निकल गया है, एक शरीर को छोड़ दिया उसने, अब वो दूसरे शरीर को प्राप्त करने के लिए जा रहा है। जब तक वो दूसरा शरीर प्राप्त नहीं कर लेता है, बीच में जो जाने वाली स्थिति होती, बीच में जो जा रहा है उसको कहते हैं विग्रह गति। तो कौन सी गति से जा रहा है? वो विग्रह गति से जा रहा है। विग्रह का अर्थ होता है शरीर रहित। वहाँ पर उसके पास ये औदारिक, वैक्रियक या आहारक, ये 3 शरीर में से कोई भी शरीर नहीं है, इसलिए कहते हैं विग्रह। ग्रह मतलब शरीर और भी मतलब रहित, तो शरीर रहित स्थिति को वहाँ पर विग्रह गति कह दिया जाता है। तो अभी कौन सी गति में स्थित है? वो विग्रह गति में स्थित है। पृथ्वी को अपना शरीर बनाने जा रहा है किंतु अभी पहुँचा नहीं है, तो वो विग्रह गति में स्थित है, उस जीव को कहते हैं पृथ्वी जीव। अब चौथा जो भेद आया है सामान्य पृथ्वी। तो सामान्य पृथ्वी को हम कैसे समझें? क्योंकि कायक में तो शरीर जिसमें जीव था उसको हमने कायक कहा, जिसमें से जीव रहित हो गया उसको हमने काय कहा। फिर जो जीव आ रहा है अभी शरीर धारण करने के लिए पृथ्वी को अपना शरीर बनाने, उसको हमने क्या कहा? पृथ्वी जीव कहा। अब सामान्य पृथ्वी क्या चीज़ है? तो सामान्य पृथ्वी अर्थात जैसे मान के चलिए कि ईंट जो रहती हैं, ईंटें जो पक जाती हैं, तप जाती हैं, अब वे सामान्य पृथ्वी हो गई हैं। क्यों? क्योंकि अब उनमें जीव उत्पन्न होने की कोई संभावना नहीं है। तो वो जब तक भी रहेगी तब तक वो सामान्य पृथ्वी कहलाएगी। इसी को कहते हैं सामान्य पृथ्वी। दूसरे उदाहरण के तौर पे हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे पहले के ज़माने में लोग पानी भरने के लिए या अपने कपड़े धुलने के लिए नदी या कुएं के किनारे पर जाते थे पुराने बुजुर्ग लोग, तो वे जो कुएं के चारों ओर एक मिट्टी या कहना चाहिए कि पृथ्वी की एक बड़ी बड़ी सी चट्टानें से लगी रहती थी, उन पर लोग अपने कपड़ों को कूटते थे। डेली कई बार कपड़े कूटे जाते थे, तो वो चट्टानें
सामान्य पृथ्वी हो जाती थी। वो चट्टानें कहीं पहाड़ों से निकाल कर यहाँ वहाँ से निकाल कर के बिछा दी जाती थी और उन पर बार बार जब कपड़े आदि कूटे जाते हैं तो वे भी सामान्य पृथ्वी के अंतर्गत आ जाती हैं। उनमें फिर जीव उत्पन्न होने की संभावनाएं नहीं रहती। इसी प्रकार हम जल कायक में लगा सकते, जैसे जल कायक, पहला भेद जल का कौन सा मानेंगे हम लोग, जल कायक। तो जल कायक किसे कहेंगे, जीव सहित जल को जल कायक कहेंगे। फिर जल काय, तो जीव रहित जल को हम जल काय कहेंगे। फिर जल जीव, तो जो जीव अभी विग्रह गति में स्थित है और अपना शरीर किसको बनाने वाला है, जल को शरीर बनाने वाला है, बनाया नहीं है, आ रहा है वहाँ पर, तो उसको कहेंगे जल जीव। फिर सामान्य जल, सामान्य जल जो चट्टानों से बार बार टकराता रहता है, ऐसे सामान्य जल कहलाते हैं। जैसे कि आपने झरनों से गिरते हुए पानी को बार बार जो गिरता रहता है और खाइयों में भरा रहता है, टकराता रहता है, ऐसे सामान्य जल हम लोग समझ सकते हैं। या प्रासुक किए हुए जल को भी सामान्य जल कहते हैं। इस प्रकार से अपन को वायु कायक, अग्नि कायक, वनस्पति कायक आदि में भी जान लेना चाहिए।